मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन को लेकर महत्वपूर्ण मांग रखी है। मुख्यमंत्री ने यात्रा अवधि के दौरान व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति 100% बनाए रखने का अनुरोध किया, क्योंकि अप्रैल से नवंबर तक लाखों श्रद्धालु राज्य में पहुंचते हैं, जिससे गैस की मांग बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि इस दौरान करीब 9,67,000 से अधिक सिलेंडरों की आवश्यकता होती है। साथ ही मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त 5% सिलेंडरों के आवंटन की भी मांग की गई। केंद्रीय मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद भेंट किए। गुरुग्राम में आयोजित AWPL के विजय पर्व कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करते हुए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को आत्मनिर्भर भारत का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की प्रेरणा दी और मातृशक्ति के सशक्तिकरण में इसकी अहम भूमिका पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं वोकल फॉर लोकल, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का उल्लेख करते हुए उत्तराखंड में निवेश, स्टार्टअप और विकास के बढ़ते आंकड़े भी साझे किए। उन्होंने कहा कि AWPL जैसे प्लेटफॉर्म स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा में एक बैठक की। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था विधानसभा सत्र के दौरान बेहतर बनी रहे। तो विशेष सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक ली। कोई भी सत्र आहूत जब होता है उससे पहले हमारी कुछ कार्रवाई होती है और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बैठक जो होती है वो सुरक्षा को लेकर रहती है। उसमें सुरक्षा के अलावा किस तरह से हमारा सत्र जो है वो अच्छे से चले, ठीक ठाक उसमें चीज़ें हो पाए, उसकी चिंता होती है। और आज हमारे चीफ सेक्रेटरी DGP और अन्य ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँचे थे, उनको आदेशित किया है कि इस विशेष सत्र में हमारा ये सत्र जो एक दिन का सत्र है ये ठीक ठाक चलना चाहिए, किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। जो हमारे ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहना चाहिए। वर्किंग डे है, स्कूल्स हैं, किसी को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाक चौबंदी रहनी चाहिए। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे हम लोग सब मिल के विधानसभा सचिवालय और सचिवालय मिलकर आराम से। देहरादून में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी बार बार एक ही बात दोहराकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में सर्वसम्मति से पारित हो चुका था, लेकिन उसे परिसीमन के आधार पर दोबारा लाकर नियमों का उल्लंघन किया गया है। गणेश गोदियाल ने ऐलान किया कि 28 तारीख को विधानसभा में बीजेपी जो प्रस्ताव लाएगी उसके विरोध में कांग्रेस भी अपना प्रस्ताव पेश करेगी। उन्होंने कहा कि उस दिन ये साफ हो जाएगा कि कौन विधायक किसके पक्ष में खड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने परिसीमन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं, जिन्हें 105 करना उचित नहीं है। पहाड़ और मैदान के बीच पहले से ही सीटों का बड़ा अंतर है, ऐसे में ये संतुलन और बिगड़ेगा। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के हित की हर पहल का समर्थन करती है, लेकिन वह संवैधानिक और नियमों के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने राजनीतिक हितों के अनुसार परिसीमन कर सीटों का पुनर्निर्धारण करना चाहती है, जो कि सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और इनकी पार्टी के जो यूनिट्स हैं, ये सिर्फ इस देश में गफलत फैलाकर, एक झूठ को फैलाकर, एक झूठ को स्थापित करके
फिर एक बार सत्ता के अपने लिए रास्ते बना रहे हैं। प्रदेश की जनता, देश की जनता इनके मंसूबों को समझें। मैं उम्मीद करता हूं आज मातृशक्ति जागरूक है, शिक्षित है। सीधा सीधा मेरा ये कहना है कि अगर आप वाकई महिलाओं के हितैषी हैं, महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं, तो परिसीमन का झोल उलझाकर आप इसको रोकना क्यों चाहते हैं? आप ये कहिए कि परिसीमन जब होगा तब होगा। आज जो स्थिति है हम उसी पर 33% आरक्षण लागू करते हैं, उसको कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो कल यहाँ तक भी कहा कि भाई अतीत में बहुत से लोगों ने, हमारे नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए और समय समय पर जब भी इस देश को आवश्यकता पड़ी अपने प्राणों की कुर्बानी दी, तो हम अपने हितों की कुर्बानी नहीं दे सकते। मैं तैयार हूँ इसके लिए। हो सकता है मैंने ये कहा कि हमारी सीट रिजर्व हो जाए, और उस स्थिति में जबकि मेरे परिवार से कोई महिला सदस्य नहीं है राजनीति में, तो ऐसे में उत्तराखंड के देहरादून में 28 अप्रैल को एक दिवसीय विशेष सत्र विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी सम्मान, लोकतंत्र में अधिकार विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। इस सत्र का उद्देश्य महिला सम्मान और उनके अधिकारों को लेकर गंभीर विमर्श करना है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि विपक्षी दलों के विरोध के कारण महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस विशेष सत्र में सभी सदस्य इस मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा करेंगे और एक सार्थक निष्कर्ष सामने आएगा, जिससे महिलाओं को लोकतंत्र में उनका उचित अधिकार मिल सके। देखिए, एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया है और 28 तारीख मंगलवार को है। कल ये सत्र होने जा रहा है, जिसमें नारी सम्मान, लोकतंत्र में अधिकार, इस पर चर्चा होनी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सारे जो सदस्यगण हैं वो इस पर चर्चा करेंगे और एक अच्छी चर्चा। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा का उपयोग जनहित की नीतियों के बजाय विपक्ष को कोसने और गाली देने के लिए किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। एक दिन के सत्र पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ये गरीब उत्तराखंड के राजकीय कोष पर अतिरिक्त मार है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास डांडी कांडी में महिलाओं को लाने के लिए स्ट्रेचर और 4 धाम में शवों को लाने के लिए हेलीकॉप्टर जैसे संसाधन नहीं है, लेकिन सनक के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। प्रदेश की जनता और टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसे स्वास्थ्य और 4 धाम की व्यवस्थाओं में लगाया जाना चाहिए था। विधानसभा लोकतंत्र में मंदिर के समान माना जाता है और वहां नीतियां बनती हैं, वहां जनहित की, प्रदेश हित की बातों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष को कोसने के लिए, उसको गाली देने के लिए, उसकी निंदा प्रस्ताव लाने के लिए विधानसभा का प्रयोग किया जा रहा है, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरा एक पहलू बहुत जरूरी ये है कि 1 मिनट में 2.5 लाख रुपया तो संसद में खर्च होता है सत्र के दौरान। तो आप सोचिए घंटे भर में कितना लगता होगा, और पूरे दिन में तो करोड़ों लग जाता है। 6 से 7 करोड़ बताया जा रहा है अगर एक दिन का विशेष सत्र संसद का बुलाया जाता है। तो माना अगर उसका आधा भी यहाँ लगता है विशेष सत्र बुलाने में, उसमें पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, जो प्रशासनिक अमला वहां तैनात रहेगा उनका है, तमाम चीजों में जो खर्चा आएगा वो आप राजकीय कोष से जो है वो खर्च करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप वैसे ही गरीब हो रहे, उत्तराखंड पर एक मार और कर रहे हैं। आपके पास पैसा नहीं है, जो डांडी कंडियों में महिलाओं को मैन मेड स्ट्रेचर में मुख्य मार्ग तक लाया जा रहा है, उसमें आप ये पैसा इस्तेमाल कर सकते थे। आप ये पैसा 4 धाम की व्यवस्थाओं को और माकूल करने में इस्तेमाल कर सकते थे। लोग मर रहे हैं, उनके शव को नीचे लाने के लिए आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, संसाधन नहीं है। तो ये संसाधन जो है प्रदेश के लोगों के हैं, उनके टैक्स पेयर का पैसा है, जिसे चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के चौड़ी राय गांव की रहने वाली मीना राय ने पारंपरिक एपड़ कला को अपनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। बचपन से इस कला में दक्ष होने के बावजूद संसाधनों की कमी के चलते वे आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जय मां काली स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। ग्रामोत्थान परियोजना के तहत उन्हें 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली, जिससे उन्होंने एपड़ आधारित पूजा थाली, वॉल हैंगिंग और गिफ्ट आइटम बनाना शुरू किया। आज उनकी कला बाजार में पहचान बन चुकी है और वह हर महीने 5 से 6 हजार रुपए की आय अर्जित कर अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं।
चंपावत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक जनता मिलन कार्यक्रम आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जहां मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती की अध्यक्षता में 42 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जन सुनवाई में बिजली, पानी, राशन कार्ड, स्वरोजगार, कृषि और राजस्व से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, जिन पर सीडीओ ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने और लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में फरियादी मौजूद रहे। देहरादून से खबर है, जहां राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शनिवार शाम 7 बजे तक चारधाम श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में कुल 2,38,590 तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। अकेले शनिवार को ही 55,998 श्रद्धालु चारधाम पहुंचे, जबकि श्री बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद 23 से 25 अप्रैल तक 37,884 तीर्थयात्री पहुंचे, जिनमें शनिवार को 13,107 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्री केदारनाथ धाम में इस वर्ष अब तक सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली। 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से 4 दिनों में ही 1,24,782 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, जिनमें से शनिवार को 31,160 श्रद्धालु शामिल रहे। वहीं श्री यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 19 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच कुल 75,924 श्रद्धालु पहुंचे। शनिवार को यमुनोत्री धाम में 38,206 और गंगोत्री धाम में 37,718 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल बना हुआ है। विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत चक्राता वन विभाग में बीते 2 दिनों से जंगलों में आग की घटना लगातार सामने आ रही है। सैया क्षेत्र के कोठा तारली गांव के पास आरक्षित वन क्षेत्र में लगी भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे बांश, बुरांश, काफल और देवदार के घने जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आग की चपेट में वन विभाग द्वारा हाल ही में किए गए प्लांटेशन के सैकड़ों पौधे भी जलकर नष्ट हो गए हैं। सूखे पत्तों और घास के कारण आग तेजी से फैल रही है। शनिवार को आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन सुलगते अवशेषों के चलते ये दोबारा भड़क उठी। फिलहाल वन विभाग, राजस्व टीम और स्थानीय ग्रामीण मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देहरादून में नारी शक्ति वंदन के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक और कांग्रेस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर महत्वपूर्ण मौकों पर उसका रुख बदल जाता है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आरक्षण हमारे खून में है वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का आरक्षण केवल परिवाद तक सीमित है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि महिलाओं को अधिकार देने के मामले में कांग्रेस पीछे हटती रही है और आने वाले चुनावों में महिलाएं इसका जवाब देंगी। एक व्यक्ति कितने तरह के मुखौटे लगाकर इस तरीके के आडंबर रच रहा है। उत्तराखंड में तो वो ये दिखा रहे कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ हैं, और दिल्ली में जब वोट करने की बात आई तो उस समय उन्होंने अपना दोगला चरित्र चेहरा दिखाया। तो इस तरीके की चीजें उनको नहीं करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर अभी मैं हरीश रावत का भी एक बयान सुन रही थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आरक्षण तो हमारे खून में है। तो आरक्षण तो आपके खून में है ही, ये किसने कहा कि आरक्षण आपके खून में नहीं है? तभी तो आपकी पार्टी पूरे परिवार के ही लिए आरक्षण रखी हुई है। बेटी, बेटा, बहू और आपकी जो बेटी है वो, तो ये सारी चीजें आरक्षण के ही अनुसार आप कर रहे हैं। लेकिन जब वोट परिवार से बाहर करने की बात होती है तो आप नारियों का अपमान करने में कहीं भी पीछे नहीं हटते। और मैं एक नारी होने के नाते एक सवाल समुचित कांग्रेस की कार्यकारिणी से पूछना चाहती हूँ कि हमने आपसे कोई पूरा जहान तो मांग नहीं लिया था, हमने अपने हिस्से का थोड़ा हक मांगा था और वो भी आपसे देते नहीं बना। तो निश्चित तौर पर नारी शक्ति आपको इस चीज का मुंह तोड़ जवाब आने वाले चुनाव में अवश्य देगी। एक व्यक्ति उत्तराखंड में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के 78वें आरआर बैच के 84वीं प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने जौली ग्रांड स्थित राज्य आपदा प्रतिवादन बल मुख्यालय का भ्रमण किया। इस शैक्षणिक दौरे का उद्देश्य भावी पुलिस अधिकारियों को आपदा प्रबंधन की वास्तविक परिस्थितियों,
तुरंत निर्णय क्षमता और समन्वती कार्यप्रणाली से अवगत कराना है। ये भ्रमण पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ के मार्गदर्शन में और अकादमी के उप निदेशक अरविंद सुकुमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने अधिकारियों को संगठनात्मक ढांचे, कार्यप्रणाली और आपदा के समय अपनाई जाने वाली तुरंत प्रतिक्रियाओं पर प्रणाली की जानकारी दी। प्रशिक्षु अधिकारियों को उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और आपदा संवेदनशील राज्य में एसडीआरएफ, एसईओसी और एनडीआरएफ के बीच समन्वय की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही सिलक्यारा टनल रेस्क्यू, धराली और रेडी क्षेत्रों में हुए प्रमुख बचाव अभियानों की केस स्टडी भी साझा की गई। भ्रमण के दौरान एसडीआरएफ द्वारा आधुनिक खोज एवं बचाव उपकरणों का प्रदर्शन किया गया, जिससे अधिकारियों को तकनीकी संसाधनों और उनके उपयोग की व्यवहारिक जानकारी मिली। इसके साथ ही राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था और आपदा प्रबंधन में पुलिस की अहम भूमिका भी देखने को मिली है। अधिकारियों ने इस भ्रमण को अत्यंत ज्ञानवर्धन और प्रेरणादायक बताया और कहा कि इससे उन्हें आपदा प्रबंधन की वास्तविक चुनौतियों और कार्य प्रणालियों को समझने का महत्वपूर्ण अवसर मिला है, जो भविष्य की सेवा के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा।